अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? हाँ जी, कितने दिन रह गए पेपर्स में? आपने अभी तक भी नहीं गिनती की। ऐसे लोग खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, आप भी खामोश हो जाएं जी। हाँ जी, अच्छा जी। कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इनफैक्ट क्वेश्चन तो कर लिया था, इसकी डिस्कशन जो है वो आपके कोर्ट में जा गिरी थी। तो आप लोगों ने इस सवाल को लिखा घर जाके? इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं, फिर अब टाइम नहीं वेस्ट करते इस पर, ठीक है? आप लोगों ने किया या नहीं किया, सोल्यूशन पढ़ के ज़रा मेरी तसल्ली हो जाएगी कि इससे भी गुजर गए। मामला क्या था? मामला ये था, 14 के अंदर भी ये गलती हुई थी और 15 में भी हुई थी। आपने IS 8 पढ़ा हुआ है। 15 की गलती तो 15 के साल में हम सही कर लेते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर 14 की गलती 15 में पकड़ी जाए तो 14 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़र के पास जा चुकी होती हैं। अब 15 के कंपैरेटिव में जब हम उसको लिखते हैं तो उसके टॉप पे लिखा करते थे रीस्टेटेड। और इनकम्स एक्सपेंसेस जो हैं उनमें मसला ये होता है कि वो हमारे पास 15 में अवेलेबल नहीं होते, बल्कि इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लोज हो जाते हैं और वहाँ से उनका नेट रिजल्टेंट निकल कर वो भी रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके क्लोज हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास 15 में 14 का नहीं पड़ा होता, बल्कि 14 का प्रॉफिट जो होता है वो 15 के साल में अगर हमें ढूंढना पड़े तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़ा होता है। जबकि बाकी एसेट्स लायबिलिटीज़ जो 14 वाले हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, वो एज ऑन आगे भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना? तो अब मसला ये था कि हमने 15 के साल की गलती में तो सिर्फ ये लिख दिया कि पहले तो सारी बातें मैंने कल लिखवा दी थी ना आपको कि ये डेवलपमेंट फेज़ है, इसको कैपिटलाइज करना है और 6 महीने की उस इक्विपमेंट की डेप्शन जो इस फेज से रेट करती है, वो सारी बातें हमने लिख ली थी। फिर एंड पे जाके हमने लिखा था कि अकाउंटेंट हैज़ रॉन्गली डेबिटेड ऑल द कॉस्ट टू CWIP, नाउ वी विल क्रेडिट CWIP एंड डेबिट द रेलेवेंट अकाउंट्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब जब 14 के अंदर गए तो वहां पे भी जाके हमने ऐसे ही किया। हमने कहा जी रिसर्च फेज है, एक्सपेंस में जाएगा, कोई ट्रेनिंग है तो एक्सपेंस में जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट है तो वो भी एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। फिर अगली बात हमने वो डिस्कशन जो IS 38 वाली सीखी हुई है, जो लिखी थी, जो मैंने कल बोली भी थी, मुझे पता है आगे ICAP के सोल्यूशन में डिफरेंट तरीका हो सकता है, लेकिन बातें वही लिखी होंगी जो हमने बोली, तो तरीका अपना लें, बात पूरी लिखनी है, ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट, प्रोफेशनल तरीके से जैसे सिखाया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी बातें हमने लिख दी कि ये चीज़ एक एक्सपेंस इसलिए होनी है, रिसर्च फेज एक्सपेंस आउट होता है, फिर रिसर्च फेज के दौरान डेप्शन है अगर PPE की तो वो भी एक्सपेंस आउट होगी, ट्रेनिंग IS 38 प्रोहिबिट करता है कि उसको कैपिटलाइज करें, इसलिए भी एक्सपेंस आउट होगी, ये बात लिख दी। उसके बाद फिर हमने वो अगली लाइन लिखनी है कि अकाउंटेंट हैज़ रॉन्गली कैपिटलाइज्ड या रॉन्गली डेबिटेड ऑल दीज कॉस्ट टू CWIP, नाउ वी विल डेबिट द now we will credit the CWIP and debit the relevant account लिखकर आगे फिर हमें ये लिखना था कि कौन कौन सी 3 चीजें थी, जरा दिखाना, सवाल सामने रखना, मैं सोल्यूशन पे चला गया हूँ ना जी। जो 3 चीजें थी ये हाँ, तुम्हें क्या पता हमने कल क्या किया है? 8 था और 4 की डेप्रिसिएशन थी, ऐसे ही है, 4 की डेप्रिसिएशन थी, 4 की कॉस्ट की आगे डेप्रिसिएशन थी, ठीक है। तो टोटल क्या अमाउंट बनती है? 8.4। अब इसके बारे में हमने यूं लिखना था कि however research expense of 8 and 0.4 depreciation of equipment shall be debited to retained earnings, या यूं लिखना था कि the error of 2014 shall be corrected by restating financial statements of 2014, ठीक है। we will credit the CWIP account and debit 8.4 in retained earnings, ठीक है। बस इतना सा फर्क था इसके अंदर, यानी 90% से भी ज्यादा नंबर आपके 90% तक नंबर आ चुके थे अगर आप ये छोटी सी बात ना भी लिख पाते तो, लेकिन आपने IS 8 पढ़ा हुआ है, आपको बहरहाल ये बात लिखनी चाहिए थी। अब ये तरीका तो हमने रखा, ठीक है, कि पहले हमने बताया ये करना है और फिर कहा अकाउंटेंट ने गलत किया, इसको सही कर दो, रेलेवेंट अकाउंट्स को जो ऊपर बता के आए हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही लाइन लिख दो रेलेवेंट अकाउंट्स को डेबिट करो, नहीं भाई, पहले उसको बताओ क्या क्या कहां डेबिट होना है, ठीक है, सही है ना। उसके बाद कहो उसने गलती से ये यहां डेबिट किया हुआ है तो इसको क्रेडिट करके जहां जहां जो डेबिट होना है ऊपर बता के आए रेलेवेंट अकाउंट्स, उनको डेबिट करना है। पहले डिस्कशन करोगे तो ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब कौन सा क्वेश्चन था ये?
इसको ICAP ने कैसे लिखा ये देख लें जरा, क्विकली देखें जरा, क्विकली। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन, लेबोरेटरी। अच्छा उसने ना इस तरह अलग कर दिया, ठीक है, उसने एक्सपेंस वाइज बात कर दी है, लेकिन बातें सारी की सारी वही होंगी, बस हमारी तरतीब थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है इससे। ओके जी, डेवलपमेंट कॉस्ट रिकग्निशन एज एन इंटेंजिबल, पहले उसने इंटेंजिबल की बात कर दी, ठीक है, वो वाली लाइन भी लिखी हुई है जो मैं आज इंशाल्लाह एक आधे सवाल के अंदर लिखवा दूंगा। सिंस द न्यू प्रोडक्ट मेट ऑल द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इंटेंजिबल शुड बी रिकॉर्डेड एट 13 मिलियन एज डिटेल्ड अंडर कॉस्ट ऑफ 12 इनकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इसी तरह से हमने भी लिखा था डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4 लेबोरेटरी इक्विपमेंट रिलेट टू दीज 6 मंथ्स, इसलिए वो भी आ गया कैपिटलाइज, और कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अमोर्टाइजेशन की बात उसने की, ठीक है, हमने भी वो बात की थी, जाहिर सी बात है, वो तो मैंने एक एक करके बताया था ना वहां पर, ठीक है। तो सिंस प्रोडक्ट हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ 10 years, द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू इतने शुड बी चार्ज टू P&L, ठीक है, फॉर दिस पीरियड। फिर लेबोरेटरी इक्विपमेंट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है एज इंटेंजिबल, यानी लेबोरेटरी इक्विपमेंट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना एज इंटेंजिबल का मतलब क्या, उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बननी है। तो लेबोरेटरी इक्विपमेंट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज एज टेंजिबल। अच्छा हाँ सॉरी, वो पहले उसको टेंजिबल बनाओ, PPE लिखा था ना हमने, ठीक है, एज इट हैविंग यूजफुल लाइफ मोर देन 1 year एंड डेप्रिसिएट ओवर यूजफुल लाइफ। अब रिसर्च और अदर कॉस्ट के बारे में उसने बोला, I30 डज नॉट अलाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट परटेनिंग टू रिसर्च, देयरफॉर इसको हमने P&L में फेंक देना है, ठीक है। उसके बाद इस फेज की डेप्रिसिएशन जो है इक्विपमेंट की वो भी एक्सपेंस में चली जाएगी। फिर ट्रेनिंग को भी वो प्रोहिबिट करता है, वो भी नहीं रिकॉर्ड कर रहे, और फिर डेप्रिसिएशन जो है वो आखिर में जाकर जो 6 महीने बचे थे उसकी भी एक्सपेंस आउट की थी। अब सिर्फ तरतीब आगे पीछे है, ठीक है। अच्छा यहां पर वो कहां पे लिखता है वो वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है सिर्फ, जो इतना सा जो इसमें मसला आ सकता था, क्या I30 डज नॉट अलाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अब ये 2014 में ऐसा हुआ था, हमने ईयर वाइज कर लिया ना, जरा इजी रह गया हमारे लिए, ठीक है ना, बातें सारी वही लिखी हुई आपने और की है जो आपने लिखी थी, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बस बातें होनी चाहिए पूरी। ओके तो यहां पे क्या लिख रहा है I30, अब ये 2014 वाली कॉस्ट के बारे में बात करके तो उसको रिटेन अर्निंग में हिट करवा रहा है, कैसे, I30 does not allow capitalization of costs pertaining to research work. Therefore, these costs should be charged to P&L in the period in which they are incurred. However, research costs of 8 million and repetition of research phase of 0.4 pertain to last year. Therefore, comparative figure for the year ended 30 June should be restated and retained earnings be adjusted for the amount. ऐसे ही जुमला हमने भी लिख लिया था अल्फाज में, ठीक है। तो घर पे जब आपने सोल्यूशन लिखा तो वही वाला लिखा जो मैंने कहा था, तो फिर बाद में यहां पर देखा तो वो तकरीबन क्या सारा ही वही लिखा हुआ था, बस तो उसकी थोड़ी सी तरतीब, इसने हमने ईयर वाइज डिस्कशन की है, इसने आइटम वाइज की हुई है, बस फर्क इतना सा है। ओके सही है। नंबर कितने थे इसके तो 7 नंबर में मेरे ख्याल में आपने को लिख लिया होगा 10-12 मिनट, इतना तो लिख ही लिया होगा 10-12 मिनट के अंदर, ठीक है, जितनी बात हमने की है। जी बेटा हैं इस AC को, अच्छा ये समझ नहीं आ रहा कि इस AC, जी करा दो पान। और भाई हाइब्रिड वालों की हाल है, क्या हाल है। एंड वाला भाई जो बैठा होता है ना, आमिर भाई के ऑपोजिट साइड पर जो बैठा हुआ है, उस भाई को मुझे सर नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा उसके बाद कौन सा था जी सवाल, बस यही था, बस हैं, रमजान पैकेज भी चल रहा है। R2 का होमवर्क ज्यादा करते ही नहीं, हम ज्यादा क्लास में काम करते हैं, ठीक है, एक एक सवाल हुआ करेगा होमवर्क के अंदर, इंशाल्लाह घंटे सवा से ऊपर होमवर्क नहीं जाएगा, आपके पास पूरा टाइम होगा हर हफ्ते के एंड पर रिवाइज करने का पिछले टॉपिक्स को भी। क्वेश्चन 7 ये हमने कर लिया था डिस्कस, थ्री ऑन यकम मार्च 21 हमारे साल में जो हमारा साल चल रहा है, एक पेटेंट खरीदा है तो परचेज्ड इंटेंजिबल, ठीक है, विद इनडेफिनेट लाइफ, इसलिए अमोर्टाइज नहीं हो सकेगा, इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, पढ़ी थी ना कल, ठीक है। तो इसका मतलब हमने पुराने को क्रेडिट करना होगा और नए को इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा और इंटेंजिबल डेबिट होगा। तो मसला तो नहीं है ना कि टेंजिबल से टेंजिबल ही एक्सचेंज हो सकता है, भाई टेंजिबल ले लें बदले में टेंजिबल दें, बदले में इंटेंजिबल दें,
इंटेंजिबल ले रहे हैं, बदले में टेंजिबल दे दें, बदले में इंटेंजिबल दे दें, कोई मसला नहीं है, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो सकती है। लेकिन जब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आती है तो आपको पढ़ाया था कि आपको वो 3 सिनेरियोज ज़हन में रखने पड़ते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए 3 डिफरेंट सिनेरियोज थे। पहला क्या था, अगर दोनों की फेयर वैल्यू दे या सिर्फ ओल्ड की दे तो हमारे लिए वही अच्छी है, ओल्ड वाली। हम ओल्ड की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव्ड कर सकते हैं, हमारे में कैश पेड ही था। अच्छा, और अगर आपको सिर्फ न्यू की फेयर वैल्यू दे दे तो बस वही उसकी कॉस्ट है, और अगर दोनों की फेयर वैल्यू ना दे यानी ट्रांजैक्शन लैक करती हो कमर्शियल सब्सटेंस तो फिर बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू ओल्ड की पकड़ेंगे और कैश पेड, और उसमें कोई गेन लॉस आना ही नहीं। अब यहां पर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, फौरन हम अलर्ट हो गए, आगे चले। वो कहता है इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट एंड कैश, इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट, एक्वायर किया पेटेंट इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट एंड कैश कंसिडरेशन, नहीं ओल्ड इक्विपमेंट भी गया है और कैश भी गया है, ये 2 चीजें गई हैं, और आया क्या है, पेटेंट आया, ठीक है, ये आया है, ओके। अब फेयर वैल्यूज ऑफ पेटेंट एंड इक्विपमेंट वर 57 एंड, अब पेटेंट की फेयर वैल्यू 57 है और ये आने वाला एसेट है, और जो पुराना ओल्ड जा रहा है उसकी कितनी है, जब दोनों की गिवन हो तो हमें क्या चाहिए, मैंने वो काट दिया था। अब 35 की कॉस्ट, 35 फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड है प्लस कैश पेड कितना था, ये 25, तो 35 जमा 25 60 पर, फिलहाल आगे ना पढ़े तो 60 पर हमारा ये पेटेंट रिकॉर्ड होगा। यानी आप इंटेंजिबल की एंट्री करेंगे तो आप एंट्री करेंगे 25 जमा 35, थोड़ी देर अभी ना नोट करें, आगे नहीं ना पढ़ा, एक और चीज भी ऐड होनी है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 60, ठीक है, और गया क्या है इक्विपमेंट, और उसकी कैरिंग वैल्यू गिवन है कितनी 30, और उसके बाद कैश भी गया है और वो कितना है 25। यहां तक को मसला है, मैंने कहा है कि आगे नहीं पढ़ा फिलहाल उसकी हद तक, इसलिए कहा नोट ना करो साथ, ठीक है। जितना अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से ये एंट्री बनती है, आप इसको जो है इसका गेन लॉस निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। आगे बढ़े तो कहता है ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज इक्विपमेंट हैड, ये हो गया। एल बिलीव्स दैट फ्यूचर कैश फ्लोज विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस है, अगर ना होता तो फिर वो ये, और ये शरारत कर सकता है, वो कभी यूं कह दे कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल, वो कह रहे हैं ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर दोनों की फेयर वैल्यू इग्नोर करते और ये 30 की कैरिंग वैल्यू पकड़ते और कैश पेड प्लस करते और 55 पे एसेट रिकॉर्ड कर लेते, कोई गेन लॉस ना आता, ठीक है, और सही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो कह रहे हैं कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कैश फ्लोज चेंज होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि किसी एक को नफा दूसरे को नुकसान, ये होगा। अच्छा, ये तो होगा। AL incurred cost of 2 million for transferring of title of the patent to its name, इसका मतलब कैश में सिर्फ 25 नहीं, ये 2 भी पे किए, ये हुकूमत को पे किए, और ये 2 भी इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड करने थे, तो ये आ गया टोटल काम। और गेन लॉस, गेन है लॉस है कितना 5 का। तो कल मैंने जब बात की थी तो बच्चों ने कहा था ये गेन आपने नहीं बताया, ये भी बताएं, तो फिर बता दें, ठीक है। अब हमने इसकी डिस्कशन करनी थी तो हमने ये कहना है कि पेटेंट जो है वो बीइंग अ परचेज्ड इंटेंजिबल विल बी रिकॉर्डेड एट इनिशियली एट इट्स कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड एज अंडर, और आगे आपने ये 3 चीज़ें लिख देनी थी, या ऐसे भी लिख सकते थे रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट ऑफ 62 मिलियन ब्रैकेट में ये फिगर, ठीक है, सही है। उसके बाद अगली बात आपने ये भी कर देनी थी, वैसे वो बेहतर है कि आप यूँ लिख दें कैपिटलाइज एट इट्स इनिशियल कॉस्ट ऑफ 62, उसके बाद फिर एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर दें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अगली बात हमने क्या करनी थी कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर जो गेन लॉस आया उसको पीएनएल में लेके आना, बच्चों ने ये कहा था, ठीक है। तो ये सोल्यूशन देख लेने, देखने तो जी, मसला क्या था इसमें जी, इनडेफिनेट लाइफ है तो वो डिस्कशन करनी है ना, एंड पे तो सारी करनी है। इनडेफिनेट लाइफ है तो मोटाइज नहीं करेंगे, मोटाइज नहीं करेंगे तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट से लाजमी गुजारेंगे, ठीक है। उसे इसे बता देना है कि इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। अब डाटा नहीं है तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार नहीं सकते, लेकिन बता देंगे कि गुजारना है, ठीक है जी। अच्छा यार, बड़ा उधार इकट्ठा हो गया, 7 और 7A कल करने थे वो रह गए। बुक्स कितने बच्चों ने आज ले ली हैं आखिरकार, कितनों के पास अभी भी नहीं है? चलें अब फिर आज आप आसपास से गुजारा करें, रोज़ ही इस पे ना टाइम लग जाता है बहुत। मैं सोल्यूशन यहीं पे, मैंने सोल्यूशन नहीं दिया था बच्चों को,
वैसे एक मिनट बुला दें उनको, बुला दें उनको। कितने बच्चों के पास बुक नहीं है अभी? वो जब आ जाएंगे तो चलो कुछ कॉपीज हाइब्रिड में चले, कुछ तो करवा ही लेते हैं। मैं ज़रा ये मिटा दूँ, सोल्यूशन पे करते हैं। पेज नंबर मैं बाद में बताऊंगा, आप सोल्यूशन देख लेंगे, पहले चुप करें। अच्छा जी, इधर देखें प्लीज। बात ये हुई थी कि अगर लाइसेंस है, यानी कोई भी इंटेंजिबल है, और उस इंटेंजिबल की लीगल लाइफ है और उसमें एक्सटेंशन का ऑप्शन अवेलेबल हो, तो आपने एक्सटेंशन को लीगल लाइफ में ऐड कर देना है अगर मिनिमल कॉस्ट पर एक्सटेंशन हो रही हो। ठीक है, पॉज करें जरा। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वी obtained a license for 2 years on 1 जनवरी 2012 by paying 100 million. It can be renewed for further 3 years for a period of 3 years by paying 60 million. अब 100 मिलियन के मुकाबले में, अगली बात अभी नहीं पढ़नी, ठीक है? अज्यूमिंग क्या, ये अभी नहीं पढ़ना, ठीक है ना? नहीं पढ़ना बोल रहा हूँ, फिर भी कुछ पढ़ी जा रहे हैं सेठ साहब। अच्छा जी अब मुझे बताएं, 100 के मुकाबले में क्या 60 मिनिमल है? अगर 60 मिनिमल नहीं है तो फिर 2 साल ही लाइफ लेंगे हम, ठीक है? और दूसरे साल के एंड पे फिर देखेंगे कि क्या करना है। ओके, तो सवाल शुरू होता है जी। तो 1 जनवरी 2000 फॉर द ईयर एंडेड, पास एंट्रीज फॉर द ईयर। अच्छा, ये सारे ही कह रहे हैं तो हम भी यहाँ से शुरू करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, पहला साल जो हमारा 31 दिसंबर 2012 होगा, ठीक है? आगे फिर इसी तरह से चलते जाएंगे। फिलहाल तो हमने 2 साल की ही बात करनी है। तो 1 जनवरी 2012 पर आपने क्या एंट्री करनी है लाइसेंस खरीद कर? इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 100 से, ठीक है जी। उसके बाद आपने 12, 13, 14, 15, 16 हो जाएंगे 5 साल। उसके बाद आपने ईयर एंड पे आना है। तो ईयर एंड पे आपने डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन करनी है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट कर देनी है, ठीक है? कितने से जी? 100 डिवाइडेड बाय 2, ये तो यहीं पे भी हो जाना था, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 और 50, ठीक है जी। बातें ना करते रहा करो यार, गुन 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 लगे रहते हैं बेशरम। जी ले बच्चों, को मसला यहाँ तक? अच्छा, अगला साल आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। तो 1 जनवरी पे तो कोई एंट्री नहीं होनी। 31 दिसंबर 13 पर एसेट को, इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 2013 पर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, कितने से जी? 50 से। अब 2 साल गुजर गए, अब ये इंटेंजिबल पूरी तरह से अमोर्टाइज हो चुका है, ऐसे ही है? अब बोलो, अब आगे देखते हैं उसने किया क्या। ये 2 का तो हमें पता था ना, क्योंकि उसने क्या बोला? ऑब्टेन्ड लाइसेंस फॉर 2 ईयर्स, वो काम तो हमने कर लिया। अगली बात वो कहता है, पास एंट्रीज फॉर द ईयर 12, 13, 14, 15, 16 अज्यूमिंग दैट it was renewed on 1 जनवरी 14। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 की अगर बात करें तो 1 जनवरी 14 पर उन्होंने रिन्यू करवा लिया। अब अगर रिन्यू करवा लिया है तो अच्छी खासी कॉस्ट है, तो आपने इस दिन खड़े होकर अब एक इंटेंजिबल डेबिट कर लेना है। अब बस ऐसे समझो कि कोई नया एसेट आ गया बस 60 से। और जब ईयर एंड पे पहुंचेंगे तो आपने, पहला वाला तो ख़त्म हो चुका था, आपको अब यही नज़र आ रहा होगा कि हमारा एक, यूँ समझ लें, नया इंटेंजिबल ही लिया। बहुत सिंपल केस, ठीक है? तो इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करना है, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अब 60 डिवाइडेड बाय, हाँ 3 साल की ये कॉस्ट है, ठीक है, 20, और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ठीक है? अब अगले साल फिर वही काम चलेगा, ठीक है? अमोर्टाइजेशन होगी 31 दिसंबर 15 पर, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 20 से। और फिर आखिरी साल में भी 31 दिसंबर 16 पर
अमोर्टाइजेशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 20 से, और ये ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है, ये तो लाइसेंस है ना, ठीक है, ये तो बस ख़त्म हो जाएगा, वो कागज़ उठा के फेंक देंगे, क्योंकि अब उन्होंने वो काम हमें करने नहीं देना, जहाँ तक हमें अलाउड था हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर एक एसेट आप टेंजिबल की बात करें तो मिसाल के तौर पे ये एसी को हमने सोचा था 5 साल चलाएंगे, जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल थी, हमने ये लाख रुपए का एसी लेकर 5 साल पे डेप्रिशिएट कर दिया, हर साल 20-20 हज़ार करके, और 5वें साल के एंड पे ये फुली डेप्रिशिएट हो गया। अब छठा साल आ गया और ये हमने ऐसे एसी चेक किया, हमने कहा सही तो चल रहा है यार, खड़ा है, अब क्या मसला, खड़ा रहे यार, चलाते रहो, लेकिन उसको मज़ीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। फुली डेप्रिशिएट हो गया तो फिर मज़ीद कैसे डेप्रिशिएट कर सकते हो? जितनी कॉस्ट थी वो हमने चार्ज कर दी पीएनएल के अंदर, अब इसकी बुक वैल्यू ज़ीरो है। हाँ, कॉस्ट के अंदर इसकी कॉस्ट भी पड़ी होगी और अक्यूमुलेशन में इसकी अक्यूमुलेशन भी पड़ी हुई होगी, बुक वैल्यू ज़ीरो आएगी। जब डी रिकग्नाइज करेंगे तो कॉस्ट में से इसकी कॉस्ट निकलेगी और अक्यूमुलेशन में से इसकी अक्यूमुलेशन निकलेगी, वो डिस्पोजल के वक्त ही निकलेगी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो टेंजिबल्स की बात हो रही है, ये इंटेंजिबल्स तो डिफरेंट चीज़ है। आपके लाइसेंस की लीगल लाइफ ख़त्म हो गई है, तो आप कैसे उसको यूज़ किए जाओगे? वो नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंट है उससे, तो उसके साथ कंफ्यूज ना करो। ये जिस दिन लाइफ ख़त्म होगी उस दिन कागज़ का टुकड़ा है, फिर उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे, फिर हमें किसी काम का नहीं है हमारे, ठीक है। एंट्री क्यों रिवर्स करेंगे बेटा? आपने 60 रुपये की एक चीज़ रिकॉर्ड की है और वो 60 क्रेडिट होकर ख़त्म हो गई है। हाँ, तो वो 50-50 होके ख़त्म हो गया था। कर दो रिवर्सल की एंट्री, वैसे इस तरह से करते नहीं है, बस ठीक है, हो गया ख़त्म, ठीक है। वो एक्चुअल में कर देते हैं, लेकिन आप वो उसमें समझ लें कि हम इसके अंदर एंट्री इंटेंजिबल क्रेडिट वाली कर रहे हैं, हालांकि करनी नहीं होती, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट करते हैं, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो कोई नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी तो ये लाइसेंस चल रहा है। हाँ, इसकी बात आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर हम अब सारा 100 ही निकाल दें और ये सारा 60 भी निकाल दें, ठीक है, और यहाँ से फिर सारा 160 भी निकाल दें, ख़त्म कर दें कहानी जी। ये फॉर द ईयर एंडेड 2015 था और ये 2016 जी। समझ में आती है बात? चल, अच्छा जी, अब दूसरा केस भला कौन सा होगा जिसके अंदर मिनिमल नहीं हो, मिनिमल होगी, ठीक है। अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल होगी तो फिर आपको क्या करना है ये देखते हैं जी, देख लेते हैं। वैसे इतना तो हमने पढ़ लिया था कि लीगल लाइफ के अंदर आपने एक्सटेंशन पीरियड को ऐड कर लेना है डे 1 से ही और अमोर्टाइज करना है उसी हिसाब से, ठीक है। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। जी बच्चों, 2012, 13, 14 और 15 और 16, ये 4 साल है, ठीक है। फॉर द ईयर 31 दिसंबर है। वी ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस फॉर 2 years ऑन यकम जनवरी 12, तो बाकी आगे छोड़ दें। We obtained a license for 2 years on यकम जनवरी 12 by paying 100 million. It can be renewed for further 3 years by paying 100 के मुकाबले में, मतलब 2 साल के लिए 100 में मिला, 3 साल के लिए सिर्फ 6 में मिल रहा है, मिनिमल ही है, ना होने के बराबर, ठीक है। 100 का मुकाबला 6 से करा के देख लो, मिनिमल है, ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब आपने लाइफ 2 साल नहीं लेनी, आज ही खड़े होकर लाइफ जो है वो 3 साल रखनी है, ठीक है। 2 + 3 5 साल रखनी है। अब यकम जनवरी 2012 पर आपने जो इंटेंजिबल ख़रीदना है, यहाँ पे बच्चों ने चवलें मारनी है, ठीक है। तो मुझे बताएं, आपने इंटेंजिबल जो ख़रीदा है उसके कितने पैसे पे किए? तो वो 100 ही है ना। अब 106 कहाँ से ले आओ? 6 कहाँ से करें? ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। आपने आज इस इंटेंजिबल को 100 रुपये पे रिकॉर्ड किया, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ, जब आप इसको अमोर्टाइज करने की बारी आती है, अमोर्टाइज करने लगोगे, तो उस वक्त आपने यूजफुल लाइफ क्या लेनी है, क्योंकि आपने लीगल लाइफ के अंदर यूजफुल लाइफ, सॉरी लीगल लाइफ के अंदर 2 + 3 5 कर ली है, और लीगल लाइफ ही है बस, यूजफुल लाइफ तो सवाल के अंदर है नहीं। देना शुरू करो, हाथ खड़ा रखें जी।
यूजफुल लाइफ तो सवाल में है नहीं, तो आपने अमोर्टाइज इसको किस पर करना है, 5 साल। किस पर करना है जी, 5 साल पर। तो 31 दिसंबर 2012 आएगा, तो अमोर्टाइजेशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। अब ये 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना, 20 से। डन जी। नेक्स्ट ईयर आएगा तो कोई और एंट्री नहीं है 13 में, लेकिन 31 दिसंबर 13 की शाम को अमोर्टाइजेशन करेंगे, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कितने से जी, 20 से। ठीक है। 14 में उन्होंने क्या कहा है, अज्यूम करो इट वाज रिन्यूड ऑन यकम जनवरी 14। अब सबकी तवज्जो चाहिए, ये हैंड आउट जल्दी से ले लें ताकि मैं ये एंट्री करूं। ये कल सवाल दे दिए थे, ठीक है ना, इनके सिर्फ सोल्यूशन देने थे तो वो मैं कर रहा हूं। रख के रहते, खुद ही लेते रहते ये लोग। भाई अब कल नहीं दूंगा मैं हैंड आउट यार, इसमें टाइम बहुत ज़ाया होता है और वजह कोई नहीं। अब देखो क्लास रोकी मैंने, उनको बताया, फिर वो कॉपी करके लाए। जी कितने बच्चे रह गए, कुछ बच्चे रह गए, कुछ रह गए, यानी कि हाथ नहीं खड़े किए थे उन्होंने। हाइब्रिड में भी कोई रहता है, 3-4 कॉपीज और कर लो यार, पहले बताते नहीं हैं लोग। अच्छा जी, अब यकम जनवरी को इन्होंने रिन्यू करवा लिया। अब यहाँ पे IAS 38 कहता है कि ये इतनी इमटेरियल कॉस्ट है कि आप जब इसको लेकर आओ तो डिस्टर्ब ना करो बाकी इंटेंजिबल को, इसको एक्सपेंस में डेबिट करके कैश क्रेडिट कर लो। कितना है, 6। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो अमोर्टाइजेशन वगैरह चल रही थी वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अमोर्टाइजेशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 20 से। ठीक है जी। आगे फिर कोई एंट्रीज नहीं है और अगले दोनों साल में आपकी यही अमोर्टाइजेशन की एंट्री होती चली जाएगी। ठीक है। डन जी। चलिए, तो सिंपल है। पहली बात तो ये कन्फ्यूजन ना हो आपके दिल में कि अगर एक्सटेंशन ले रहे हैं, यानी कि एक्सटेंशन को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हाँ वही कर दिया, एक्सटेंशन अगर आज ही कंसिडर कर रहे हैं तो पैसे भी आज ही लिख लें कि हमने पे किए हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, पैसे तो जब कैश तो जब क्रेडिट होना है तभी होना है ना। ठीक है। तो बस आपने यूज़फुल लाइफ, यानी कि आप इतने ऑब्वियस होते हैं कि आप कहते हैं कि यार अच्छा लेट्स से वहाँ पे जाके आप रिन्यू नहीं करवाते तो वहाँ पर चेंज इन एस्टीमेट की तरह से बाकी की कॉस्ट भी एक्सपेंस आउट कर देना। ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड का ये कहना है कि अगर मिनिमल है तो आप करवा ही लेते होते हैं नॉर्मली। ठीक है। तो आप आज से ही इस इंटेंजिबल को लेकर चलें 5 साल के हिसाब से, और जब आप उस मिनिमल कॉस्ट को पे करके रिन्यूअल करवाएं तो उस मिनिमल कॉस्ट, क्योंकि वो एक ही ना होने के बराबर कॉस्ट है, उसको एक्सपेंस आउट कर देना। अपने इस इंटेंजिबल को, इसकी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी उधार थे। कौन सा, तो क्या एरर है, इसी साल है नहीं, आप 13 के एंड पे जाकर कहने लगे कि जी हमने रिन्यू करवाना ही नहीं है, तो बस ठीक है, फिर बाकी भी एक्सपेंस आउट कर देते सारा उसे। हाँ जाहिर सी बात है, एस्टीमेट था ना, अंदाज़ा था 2 साल बाद रिन्यू करवाएंगे, नहीं करवाया, गलती क्या है इसमें जी। यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब दो बातें छोटी छोटी और भी पेंडिंग हैं। देखें जी, रेजिडुअल वैल्यू के बारे में आपसे बात नहीं हो सकी इंटेंजिबल की। आपको क्या करनी है बात रेजिडुअल वैल्यू की। रेजिडुअल वैल्यू तो टेंजिबल में पता ही है क्या होती है कि लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अपनी लाइफ के एंड पे ये इतने का बिक जाएगा, तो ठीक है रेजिडुअल वैल्यू आ गई तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कर देंगे। सर मसला क्या है, मसला है टेंजिबल एसेट के केस में बस रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो हम कहते थे हाँ जी ये हो सकती है, ये तो नॉर्मली मार्केट में आपको पता है बिकने वाली चीज़ होती है। लेकिन इनटेंजिबल के केस के अंदर स्टैंडर्ड बहुत मोहतात है, वो ये कहता है कि इनटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू 0 है। इनटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू क्या है, तो मिसाल के तौर पे आपके पास कोई आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो नॉर्मली वो कितने का बिकेगा, जब आप नया सॉफ्टवेयर लाएंगे तो उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे और बस वो गया, नया आ जाएगा। सही है ना, नॉर्मली ऐसा होता नहीं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि इनटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू 0 लेनी है, अनलेस, यानी
सिर्फ उस सूरत में इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू आप ले सकते हैं जब उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो, यानी कि एक बाजार ऐसा मौजूद हो जहां पे जिस इंटेंजिबल की आप बात कर रहे हो उसकी खरीदो फरोख्त चल रही हो। ठीक है, पेटेंट वाले पेटेंट वाले पेटेंट वाले, कॉपीराइट 10 रुपए, कॉपीराइट, ऐसी ऐसी मार्केट हो। ठीक है ना जी, जहां पर आपके इंटेंजिबल्स ऐसे ट्रेड होते हो। बात समझ आ रही है? एक्टिव मार्केट हो, और अगर एक्टिव मार्केट ना हो तो फिर दूसरी सूरत क्या है कि किसी बंदे ने आपसे कमिट कर लिया, किसी थर्ड पार्टी ने। ठीक है, आपका आपके 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 ऑर्गेनाइजेशन में चलने वाला सॉफ्टवेयर उमर भाई को इतना, उस्मान भाई को इतना पसंद आया, उमर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें कह रहा हूँ 2 दिन से, अल्लाह करे तभी मैं कहूँ पता नहीं क्यों गड़बड़ चल रही है। ठीक है, तो उस्मान भाई को हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला सॉफ्टवेयर इतना पसंद आया, वो जो कल हमने ERP सॉफ्टवेयर लिया था, कल लिया था परसों लिया था, परसों जब पुराना सॉफ्ट नोट बनाया था, परसों था ना, हाँ, तो उसमें याद है ना आपको कि 15 साल उसकी लाइफ थी, तो हमने कहा था नहीं जी नहीं, उस्मान की समझ नहीं ना आ रही थी उसकी, 15 साल लाइफ थी, वैसे उसकी चल सकता था 15 साल, तो अब वही तो परसों से रोला डाला हुआ था, 15 साल चलाया, हमने कहा नहीं चलाना, हमारी मर्जी, हमने 10 साल बाद चेंज करना है, नया ERP लगाएंगे। तो फिर इसने उसी दिन कह दिया था चले ठीक है सर, फिर 10वें साल के एंड में चूंकि ये तो अभी काम का ही होगा, आप ये मुझे दे दीजिएगा, इतने पैसे लेकर आप ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है वो ये मुझे बेच ले। बात समझ आई है? इंटेंजिबल अपनी लाइफ के एंड पर इंटेंजिबल को कमिट कर रहा है, थर्ड पार्टी कमिट कर रही है कि मैं उसको लाइफ के एंड पे खरीद लूंगी आपसे। ठीक है, तो फिर ये रेजिडुअल वैल्यू है, जितने पैसे उसने कह दिए इसको, या तो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो या थर्ड पार्टी की कमिटमेंट हो, तो वो रेजिडुअल वैल्यू आप ले सकते हैं, वरना सवाल में रेजिडुअल वैल्यू दे भी दे और ये 2 बातों में से कोई बात ना लिखी हो तो हमने रेजिडुअल वैल्यू दी हुई को भी इग्नोर करना है, उसको भी क्या कर देना है, 0। ये बात समझ आती है? अब इसको जरा पढ़ें आप, ये पहले दिन जो सफा दिया था उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको ज़बानी कलामी पढ़ा दिया ना, पैरा 67, ये पैरा 100 है स्टैंडर्ड का, इसमें रेजिडुअल वैल्यू के बारे में लिखा हुआ है। ये किताब जिनके पास माशाल्लाह अब आई गई है किताब 230, देखें किताब नहीं लेंगे ना तो अब आप परेशान ही होंगे। ठीक है, काफ़ी दिन मैंने वेट कर लिया, फलां पेज पे आओ, फ़ौरन आओ, वहाँ पे चीज़ पड़ी होती है, एकदम से नोट भी किया, उसको निशान भी लग गया, उसको पढ़ भी लिया, कहानी ख़त्म। अब पढ़ते पढ़ते ऐसे तो नहीं है कि हमने किसी एक तरतीब से चलना है, मैं तो करवाता भी हूँ आपके लिए थेरी कॉपी, लेकिन फिर चलते चलते यहाँ से कुछ छोड़ दिया और आगे चलेगा, और फिर वहाँ से किस दिन आ गए फिर वो एक पॉइंट। अब ये सफ़ा तो मैंने पहले दिन पढ़ाया था, इसमें 2 डिब्बे ऐसे थे जो अभी भी पढ़े थे, मौका आने में पढ़ने थे, तो किताब आपको सुनना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं जी, पेज नंबर कौन सा बोला मैंने, 230 के ऊपर ये डिब्बा, इस डिब्बे के नीचे ये पढ़ लिया था ऊपर। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड एज 0, रेजिडुअल वैल्यू इंटेंजिबल की क्या लेनी है, 0, अनलेस देयर इज कमिटमेंट बाय उस्मान। ठीक है, और देयर इज 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए वाली मार्केट। ठीक है ना, जहां पर खरीदो फरोख्त होती है इंटेंजिबल की। अगर इन दोनों में से कोई बात ना हो तो इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू 0 है, दे भी देगा तो भी 0, यानी सिर्फ लिख देना रेजिडुअल वैल्यूज इतना, तो हम कहेंगे भाईजान उसने लिखा नहीं हुआ एक्टिव मार्केट है या नहीं है। ठीक है, या कोई कमिटमेंट है, इसलिए इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। ओके, हाँ, ये थर्ड पार्टी थी ना, और कैसे बताऊं थर्ड पार्टी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और उस्मान भाई आउटसाइडर हैं। हमारे पास जो ERP इंस्टॉल हुआ था वो 15 साल चल सकता था, हमने कहा हमने 10 साल चलाना है। वो जो शोर मचा रहा था परसों के सर मुझे समझाएं 15 है, हमने कहा यार हमने 10 साल चलाना है, 5 साल क्या करेंगे यार, हम उठा के फेंक देंगे, सर आप मुझे दे दीजिएगा 10 रुपए आपको। हाँ जी, तो यार वो भी थर्ड पार्टी है। ओके, ये समझ आती है बात। अब इसी तरह से एक और रिलेटेड बात है जो ज़बानी कलामी की थी आपके साथ, वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। इंटेंजिबल में रीवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ तब यूज हो सकता है जब एक्टिव मार्केट हो, जब इस इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो तो रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो सकता है। अगर एग्जिस्ट ना करती हो तो चाहे कोई कसम भी उठा के कहे मैंने आपका इंटेंजिबल खरीदना है, रेजिडुअल वैल्यू तो उसको ले सकते हैं, उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पर लेकर नहीं जा सकते। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए सिर्फ एक गुंजाइश है, अगर एक्टिव मार्केट है तो रीवैल्यूएशन मॉडल है, वरना नहीं है। जबकि रेजिडुअल वैल्यू के लिए 2 गुंजाइशें हैं, एक्टिव मार्केट हो या एक्टिव मार्केट नहीं भी एग्जिस्ट करती, थर्ड पार्टी कमिट कर दे तब भी रेजिडुअल वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इस तरफ लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें अभी इररेलेवेंट हैं। चलो पढ़ लो, इररेलेवेंट भी हैं तो
मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट IS 16 की तरह से, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में यहां पर भी कॉस्ट मॉडल है या रीवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ आपको ऐसे ये पढ़ाना है कि ओनली बी रिवैल्यूड इफ एक्टिव मार्केट इज अवेलेबल। उसके बाद वाली बातें मेरा नहीं ख्याल आपको पढ़नी चाहिए, एक बार पढ़ के फिर मैं काट देता हूं, ठीक है। इफ नो एक्टिव मार्केट एंड वैल्यूअर असाइंस वैल्यू वी विल स्टिल नॉट रीवैल्यू। भाईजान एक्टिव मार्केट ही नहीं है, रिवैल्यू करे यार, मैं बता रहा हूं ना, मैं तजुर्बाकार आदमी हूं, एक्सपर्ट हूं मैं। भाईजान एक्टिव मार्केट नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और सेल, एक्टिव मार्केट है लेकिन मिसाल के तौर पे वो लाइसेंस है और हुकूमत ने कहा हुआ है आप बेच ही नहीं सकते, तो भाई फिर कौन सी एक्टिव मार्केट हमारे लिए फायदा की है जी? क्या है वो? ट्रांसफरेबल नहीं है, तब भी रीवैल्यू नहीं कर सकते। फिर अगर देयर वाज एक्टिव मार्केट बट नाउ देयर इज नो एक्टिव मार्केट, पहले थी अब नहीं रही, तो जो लेटेस्ट मार्केट वैल्यू थी बस उसी को ही आप अब उसी के ऊपर ही रखें, और उसको फिर आगे जो भी करें, मोटाइज करें, जो भी करें वो बाद में फिर यानी कि आप उसी पर रखेंगे, लेटेस्ट वाली पे, कॉस्ट पे फिर भी लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। खैर ये सब फजूल बातें हैं, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि हम रीवैल्यू सिर्फ तब करते हैं जब एक्टिव मार्केट हो, और रेजिडुअल वैल्यू के लिए रेजिडुअल वैल्यू तब लेते हैं जब एक्टिव मार्केट हो, और अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो रीवैल्यू नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक्टिव मार्केट नहीं है, थर्ड पार्टी ने कह दिया है कि खरीदेंगे, तो रेजिडुअल वैल्यू उसको ले सकते हैं। ये कोई मसला? मैंने कहा था जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी मैंने बोल के समझाया है कि अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पर पहले था, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती थी और अब नहीं रही, मार्केट खत्म हो गई उसकी, उस इंटेंजिबल की, अब वो सेल परचेज नहीं हो रहा, तो आपकी जो लेटेस्ट रीवैल्यूड, अंग्रेजी लिखी है सिर्फ, उसको तर्जुमा बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा मैं, और समझ आ जाती है पढ़ के, ठीक है। ये लेटेस्ट जो एक्टिव मार्केट पड़ी थी उसी को आप रख लें, अब ये आपकी आगे चलेगी, कॉस्ट पे नहीं लेकर जाना। लेकिन अगेन मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपने याद सिर्फ ये रखना है बेटा, ठीक है, यहां से सिर्फ ये याद रखना है कि रीवैल्यूएशन मॉडल जो है वो सिर्फ तब लगेगा जब एक्टिव मार्केट हो, जितना कह रहा हूं उतना याद रखें, ठीक है। और रेजिडुअल वैल्यू 0 है अनलेस देयर इज कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी और देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर सेल, बस इसके अलावा याद नहीं रखना इसमें से कुछ, ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब दो छोटी छोटी बातें और कर लूं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको समरी पढ़ाता हूं, पेज के एंड पे पढ़ी है, और फिर आज हम अपनी आखिरी डिस्कशन इस स्टैंडर्ड की करेंगे, वेबसाइट कॉस्ट की, ठीक है। मेरे ख्याल में मंडे का दिन शायद और लग जाए, ट्यूसडे भी लग सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, वैसे तो IS 41 क्योंकि सर अदनान सफ़र पे हैं तो उनके बच्चों को भी साथ लेके चलना है, तो कोशिश यही है कि जो उनके लेक्चर्स की प्लानिंग होगी मैं उसके साथ साथ लेकर चलूँगा, उनको जूम मीटिंग करनी होती है ना, ठीक है। खैर एनीवेज, उससे कता नज़र फिर भी ये भी देखना है कि बीच में ईद आ रही है, तो वैसे तो हम रूटीन के मुताबिक हर दफ़ा IS 41 इसके बाद शुरू करते हैं और फिर IFRS 16 करते हैं, लेकिन हो सकता है मैं ट्यूसडे को IFRS 16 ही शुरू कर दूं लीजेस, क्योंकि ज़रा लंबा ट्रेंच चलेगा और तकरीबन ख़त्म हो जाएगा ईद की छुट्टी से पहले, तो बेहतर है। अगर एक हफ़्ता किया होगा IFRS 16 और फिर एक हफ़्ता छुट्टी करके बाद में आप आएंगे तो आप खुद को नहीं पहचान रहे होते, ठीक है, तो आप IFRS 16 क्या याद रहना है, तो ये थोड़ा सा चेंज भी मैं कर सकता हूँ। अब ये डिपेंड करता है, मैं एक दो दिन सोचूंगा, अभी संडे पे बल्कि सोच लूँगा इंशाल्लाह, तो मैं आपके साथ प्लान शेयर करूँगा। यानी कि अगर खुदा न खास्ता अभी भी कोई घर बैठा हुआ है ना इस तरह का कि IS 38 तो आना नहीं है, तो IFRS 16 तो हर पर्चे में आपने देखा था आया हुआ है, ठीक है ना, तो वो तो अब आ ही जाए फिर, ठीक है। अच्छा जी, पास पेपर 4 मैंने मंगवाया है ना आपके लिए, वो तो क्विकली करना ही है, लेकिन उससे पहले ना हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ज़रा इधर देखें जी, एक एग्जाम्पल है जनाब, नहीं हुआ अभी तक एसी भाई ऊपर, मोबाइल वाले भाई अभी तक एसी ऊपर नहीं हुआ, आप लोगों के मोबाइल अब जमा होने लगे हैं, ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं इम्पेयरमेंट के साथ लिंक नहीं है, इम्पेयरमेंट में तो फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट से निकालते हैं, और अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो वैल्यू इन यूज निकाल लेंगे, दोनों में से कुछ एक निकला है, रिकवरेबल अमाउंट तो फिर भी निकल सकती है, रिकवरेबल अमाउंट निकालने की तो फेयर वैल्यू की जरूरत नहीं है। ये भाई ऊपर करवा दें, फुल ऊपर है, हमें पता नहीं किधर जा रही है,
अच्छा जी, एग्जाम्पल है, बात सुने जी, बात सुने, मोबाइल दिखाएं अपना, कोई दिखा दो यार, मेरे को लाइन लगा, वो वाला क्यों नहीं दिखाया। ये एंड्रॉयड फोन है, ठीक है जी, ये एंड्रॉयड फोन है, ओह सॉरी, ये तो फोटो खींच रहा है मेरी। ये एंड्रॉयड फोन है या टेक्नो फोन है? भाई ने पहले आईफोन निकाला था, मैंने कहा नहीं जरा मैं एंड्रॉयड बोलना चाह रहा हूं जी। भाई ये एंड्रॉयड है या टेक्नो है? बात समझें, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसको एंड्रॉयड कहते हैं, जिस वजह से हम इसे एंड्रॉयड फ़ोन कह देते हैं। हालांकि ये टेक्नो है या सैमसंग है या जो भी हैं, ठीक है, ऐसे आईफोन के अंदर चलो वो तो iOS होता है, लेकिन ज़रा ये मशहूर ज़माना ऐसे ही ज़रा चलता है ना, एंड्रॉयड 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 फ़ोन, ठीक है। अब कितने का लिया था ये? मिसाल के तौर पे 50,000 का ये मोबाइल था, जिसमें से इसके हार्डवेयर की कीमत 40,000 थी और 10,000 रुपये इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर है उसकी प्राइस है, ठीक है। अब क्या ये भाई साहब जब खरीद कर लाएंगे तो ये यूं कहेंगे यार 40,000 का मैंने मोबाइल लिया और 10,000 का जो है वो मैंने एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर लिया है? ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसका जिसके बगैर ये चल ही नहीं सकता, ये इसका इंटेग्रल पार्ट था। तो हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम IAS 16 का PPE इसको कहेंगे और 50,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि 40 का हार्डवेयर प्लस 10 का सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि 40 का मोबाइल PPE में रिकॉर्ड किया हुआ हो और 10,000 का एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल में रिकॉर्ड किया हो। यहां तक को मसला। लेकिन इस मोबाइल को खरीदने के बाद भाई ने इसमें मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर करवाया, ऑफिस करवाया, ठीक है, और उस ऑफिस को पैसे देकर करवाया। अब ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इन्होंने 20,000 रुपये पे किए और इसमें ऑफिस 360 करवा लिया, मिसाल के तौर पे। अब ये 50 पर PPE में रहेगा और ये जो 20,000 रुपये का इन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल बाद में खरीद कर किया है इसमें, और इसको पैसे देकर जो खरीदा, ये इनका एक इंटेंजिबल है और ये 20,000 का इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर के अंदर, इंटेंजिबल्स के अंदर नजर आएगा। बात समझ आई है, ठीक है। इसी तरह से ये लैपटॉप है, ठीक है। इस लैपटॉप को जब आप लेते हैं तो इस लैपटॉप के साथ विंडोज आती हैं, ठीक है। अब विंडोज की कीमत भी इसके अंदर ही है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये 250 रुपये का लैपटॉप है और इसके अंदर 25 रुपये की विंडो है। तो हम ये नहीं करेंगे कि 225 रुपये को PPE लैपटॉप के अंदर, ये लैपटॉप तो PPE है ना, टेंजिबल है, ठीक है। तो इसको 225 को हम PPE के अंदर रखें और बाकी 25 को हम इंटेंजिबल में रखें, बल्कि हम 250 को PPE के अंदर रख लेंगे, पूरा 250। फिर अगर मैंने इस लैपटॉप के अंदर कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, मिसाल के तौर पे 60 रुपये का कोई लैपटॉप मैंने सॉफ्टवेयर परचेज करके इसमें इंस्टॉल किया जिसको यूज करना है। अब वो 60 का जो सॉफ्टवेयर है वो इंटेंजिबल है क्योंकि वो बाद में आया, जो आपके हार्डवेयर का हिस्सा बन के आया, जिसके बगैर वो हार्डवेयर चल ही ना सके, तो वो हार्डवेयर का पार्ट ही समझा जाता है, उसको आपने उस हार्डवेयर के साथ ही कैपिटलाइज करना है। ये AC के अंदर बत्तियां जल रही हैं, इसमें भी छोटा मोटा कोई सॉफ्टवेयर होता है जिससे ये फिगर, ये जो डिजिट्स दिखा रहा है, लाइट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो है, इसको भी अलग से जो है वो कोई ना पे करके लाते हैं हम अलग से, नॉर्मली ना, जो हमें पता होता है इसका, ठीक है। ये भी, इसकी भी कॉस्ट जो है उसी के अंदर शामिल है और हम पूरे AC को ही रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम AC को PPE में और इस छोटे से सॉफ्टवेयर को इंटेंजिबल में रखें। बात समझ आती है? तो ये एग्जाम्पल ऐसे ही एक लिख लेते हैं ताकि आपके पास रैकेट में आ जाए। लैपटॉप जो कि एक हार्डवेयर है, ठीक है जी, हार्डवेयर, होमवर्क नहीं लिख रहा मैं, ये क्या है, हार्डवेयर, ठीक है। 75,000 का मिसाल के तौर पे आपने लैपटॉप लिया है, ओके, और उसके साथ लग के आता है, उसके अंदर ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं जी इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ये विंडोज़ वगैरह को, ठीक है। विंडोज़ 11 आजकल आ रही है जैसे, है विंडोज़ 11, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी कॉस्ट है 15,000। इस लैपटॉप में 75,000 लैपटॉप हार्डवेयर के लिए लेते हैं ये कंपनी वाले और 15,000 विंडोज़ का हमसे लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो इसमें करवाया जाता है तो उसका 30,000 अलग ले लेते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसकी जर्नल एंट्री कर दें तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे आप?
आप पीपीई या लैपटॉप, पीपीई डेबिट करेंगे 75,000 जमा 15,000 जमा 30,000, ठीक है। तो ये 80,000 पीपीई में डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे, 90,000 सॉरी, ठीक है जी, कैश क्रेडिट करेंगे, कैश कैश जी। और उसके बाद बाकी का ऑफिस जो है वो इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट डेबिट करेंगे 30,000 से और कैश क्रेडिट करेंगे, इकट्ठा भी कैश कर सकते, कंबाइन एंट्री कर सकते थे, लेकिन ज़रा अलग अलग याद रह जाए, ठीक है जी। ये एग्जांपल एक हो गई। जी एक और एग्जांपल है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये समझ आ गया जी? अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। तो फिर बेटा फिर एक्सपेंसिव बना लेना अगर पूरा साल इस्तेमाल हो जाना है तो। अगर पूरा साल नहीं इस्तेमाल हो फिर प्रीपेड है। अगर आपका ईयर एंड और उसका ईयर एंड सेम नहीं है तो बेटा अगर आज 1 जनवरी और आपने आज ही खरीद लिया इसको और 31 दिसंबर तक का है तो फिर आपके साल में पूरा एक्सपेंस बन जाएगा। वी परचेज्ड पार्टली डेवलप्ड, को नहीं वो 2-4 दिन में सेट हो जाएगा बच्चे। वी परचेज्ड पार्टली डेवलप्ड, अब तसल्ली हो जाएगी ना इसको, R&D हैं, ये क्या मतलब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने खरीद ली, ये कैसे हुआ? मैंने आपको उस दिन अर्ज किया था, ये बात भी मैंने कर दी थी कि गोरमे वाले करेला कोला पे काम कर रहे थे कि उन्होंने सोचा हमसे तो ये ना हो पाएगा, तो नेक्स्ट कोला वालों को पता लगा तो उन्होंने आके कहा कि आप नहीं, वो कोला है ना, वो केक की बात कर लेते हैं, चलो आपके केक सैंडविच को भी ले लेते हैं दूसरी मिसाल में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट कोला वालों ने आकर कहा गोरमे वालों से कि भाईजान आप सुना है करेला कोला बना रहे थे, बनाने का सोच रहे थे, बड़ा काम चल रहा था, बड़ा शोर मार्केट में चल रहा था और फिर एकदम से खामोशी छा गई है। गोरमे ने कहा यार हमारा ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम जो है ना करेला कोला नहीं बनाना चाह रहे। अब मूड चेंज हो गया सेठ साहब का ना, सेठ साहब का मूड चेंज हो गया। तो नेक्स्ट कोला वालों ने कहा ठीक है यार आप ऐसा करो, आप ये मिसाल के तौर पे 90 रुपये के अंदर जो है ना आप हमें ये R&D 90 मिलियन में मिसाल के तौर पे आप हमें बेच दो, ठीक है, काम हुआ पड़ा होता है उस पर, हम बनाएंगे इसको। अब डेवलप्ड परचेज हमने की है, डेवलप्ड शुदा वो कागज कुगज पकड़ा देंगे ना कि ये काम ऐसे ऐसे हुआ है, रिसर्च हुई, सारा कुछ उन्होंने पलंदा ही, ठीक है, जो खर्चा उनका हुआ था उन्होंने कहा यार वो हमसे पकड़ो और सारे जो वर्किंग हो चुकी है, जो सारा आपने जो आप तक रिसर्च डेवलपमेंट की सारी आप हमारे वाले कर दो, ठीक है। तो वी परचेज पार्टली डेवलप्ड R&D फॉर रुपीज लेट्स से ऐसे 90, 100, 150 कुछ भी, ठीक है, फॉर रुपीज 150, लेकिन इसके अंदर रिसर्च 100 थी और डेवलपमेंट 50 थी। अभी ये काम यहाँ तक पहुँचा था, डेवलप पता नहीं अच्छी थी बुरी थी हमारी बिला से, ठीक है, हमने उनको जाकर कहा नेक्स्ट कोला वालों से कि यार आप ये 150 पकड़ो और ये आप हमें दे दो। उन्होंने कहा ये पकड़ो। अब मेरा सवाल, जो आपने R&D खरीदी है, ये R&D में R को आप एक्सपेंस करेंगे और D को कैपिटलाइज करेंगे? हाँ, परचेज्ड R&D जो है चाहे वो रिसर्च थी चाहे वो डेवलपमेंट थी, यानी कि आप IK पे सवालों में भी देखोगे ना आपको धोखा देने के लिए ऐसे अलग अलग करके देगा। अगर कभी आपने R&D परचेज की है तो R हो या D हो, आपने एक क्रॉस लगा देना है अलग अलग पे और टोटल को पकड़ना है और उसको कहना है कि जी ये हम करेंगे कैपिटलाइज, ठीक है। एक बात ये हो गई। फिर जब नेक्स्ट कोला वालों ने इसके ऊपर इसको खरीद लिया तो खरीदा किस लिए है? ताकि इस पे मजीद काम करके करेला कोला फाइनल करें, ठीक है। तो इन्होंने फर्दर आफ्टर दिस परचेज वी इनकर्ड नेक्स्ट कोला इनकर्ड, कुछ हमने भी अब रिसर्च पे लगाया, ठीक है, रुपीज ऐसे ही कोई फिगर 18 ऑन रिसर्च
एंड रुपीज़ ऐसे 20-25 कर लो कोई ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में चुप हो तो बस ठीक है, तो फिर ये अच्छी वाली होगी, ठीक है ना। अब मैं कहाँ से वो क्राइटेरिया लिखते रहूँ, इतनी देर लगाऊँ। अब इसकी अगर मैं आपसे कहूँ कि एंट्रीज फरमा दें तो आप क्या करोगे? रिसर्च नहीं, ये रिसर्च डेवलपमेंट। तो पहली एंट्री तो पहले करवाओ। सबसे पहले तो हमने जाकर गोरमे कोला से इंटेंजिबल खरीदा, तो इंटेंजिबल डेबिट 150 से और कैश क्रेडिट कर दो। CWIP ना करो, सिर्फ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उसके बाद इस परचेज के बाद हमने कुछ खर्चा किया, तो वो क्या है? रिसर्च एक्सपेंस। एक ही एंट्री इकट्ठी भी कर सकते, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और जो हमने डेवलपमेंट की, अच्छी वाली डेवलपमेंट है, उसकी एंट्री हो जाएगी इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 25 से। अब पता नहीं ये कंप्लीट हो जाए तो फिर यही अमाउंटाइजन लग जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा तो ये CWIP में 175 पड़ा होगा। कितना? 175। मतलब वो मैंने समझाना नहीं, वो बातें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये दो बड़े अहम कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर आपका, लिख लें उर्दू में ना, अपने पास लिख लें कि अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का हिस्सा बनकर आए जिसके बगैर वो हार्डवेयर चल ना सके, अगर आपका इंटेंजिबल, मैं इंटेंजिबल को सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ, ठीक है, बल्कि यूँ ही लिखो, अगर आपका कोई इंटेंजिबल, आपका अगर कोई इंटेंजिबल PPE का हिस्सा बनकर आए जिसके बगैर PPE चल ना सके, जिसके बगैर PPE चल ना सके, तो ऐसे इंटेंजिबल को आपने PPE का पार्ट बनाना है, ठीक है जी। उसके आगे एग्जाम्पल आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके आगे ये लिखना नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जी खुद सोचो और लिख लो, समझा तो दिया ही है। कहाँ पे फंसे हो वैसे? तो ऐसे इंटेंजिबल को आपने PPE की कॉस्ट का पार्ट बना के कैपिटलाइज करना है, ठीक है। यानी इंटेंजिबल नहीं रखना, ठीक है जी। अब आए ज़रा पास पेपर 4 को देखते हैं। वीक भी एंड हो गया तो मेरा भी एंड हो गया है जी। बेटा पार्ट बी देखें पहले, प्रिपेयर जर्नल एंट्री। चलो शुक्र है जर्नल एंट्री भी आई। पेज नंबर 253 ऑफ बुक्स है। क्लास का टाइम कब तक है? पार्ट 2 नहीं शुरू करना आपने? हाँ तो कोई बात नहीं, अगला भी 50 मिनट्स का बन जाएगा, कर दे पार्ट 2 शुरू।